2023 में एक मूवी रिलीज हुई जिसके ट्रेलर में हीरो अपनी गर्लफ्रेंड को चप्पल से मारता है और ऑडियंस ने इस सीन को देख के क्या किया, थिएटर में तालियां बजाई गई, विसल सीटियां मारी गई, हूटिंग हुई। ये मूवी थी एनिमल और इसने बॉक्स ऑफिस पे तूफान मचा दिया। 917 करोड़ रुपए कमाए थे इसने वर्ल्ड वाइड। पर ये सिर्फ एक मूवी नहीं थी, ये एक पैटर्न था जो हमने पहले भी देखा था कबीर सिंह में, पुष्पा में, केजीएफ में। एक हीरो जो औरतों को माल समझता है, जो टॉक्सिक बिहेवियर को अल्फा मेल एनर्जी के नाम पर जस्टिफाई करता है। और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात यह है कि ये मूवीज सुपर डुपर हिट भी हो रही हैं आज के टाइम पर इंडिया में, पैसा भी कमा रही हैं और ऑडियंस से भी बहुत सारा प्यार और अट्रैक्शन मिल रहा है। तो आखिर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्यों काम कर रहा है ये फॉर्मूला और इसका इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है? आज हम डीप डाइव करेंगे बॉलीवुड की इसी टॉक्सिक फॉर्मूला में, ओरिजिन से लेकर करंट स्टेट तक, बिजनेस नंबर्स से लेकर वर्ल्ड सिनेमा से भी तुलना करेंगे। सब कुछ करेंगे आज की वीडियो में, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का सवाल नहीं है, ये कल्चर का सवाल है। अब आइए एक नजर डालते हैं कि ये शुरू कहां से हुआ। दोस्तों इस टॉक्सिक फॉर्मूला को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1970s के बॉलीवुड में। उस टाइम इंडिया बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। 1970 का डेकेड इंडिया के लिए काफी टर्बुलेंट था। इमरजेंसी लग गई थी 1975 में, अनएम्प्लॉयमेंट आसमान छू रहा था, इन्फ्लेशन जो है बढ़ते जा रहा था, करप्शन हर जगह था, ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग, ये सब उस दौर में उस टाइम पे नॉर्मल हो गया था। युवा पीढ़ी फ्रस्ट्रेट हो रही थी। वो सब प्रोमिसेस जो इंडिपेंडेंस के बाद किए गए थे युवा पीढ़ी को, अच्छे दिन, प्रोग्रेस, अपॉर्चुनिटीज, कुछ नहीं मिल रहा था। कॉमन मैन हेल्पलेस फील कर रहा था उस दौर में। और फिर एग्जैक्टली इसी टाइम पे 1973 में एक मूवी आई जंजीर। हीरो थे अमिताभ बच्चन और ये टिपिकल रोमांटिक हीरो नहीं था, ये था एक एंग्री यंग मैन। और यहीं से शुरुआत हुई एंग्री यंग मैन के कॉन्सेप्ट की। इंस्पेक्टर विजय खन्ना एक कॉप जो सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड है, जो वायलेंस से प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो साइलेंट रहता है लेकिन जब बोलता है तो ताकत से बोलता है, जो अपने इमोशंस यूं तो नॉर्मली शो नहीं करता है लेकिन फिर जब करता है तब तो फिर सुभान अल्लाह। राइटर सलीम जावेद ने इस कैरेक्टर को क्राफ्ट किया था और उनका आइडिया बहुत सिंपल सा था। यूथ को एक हीरो चाहिए जो उनका गुस्सा रिप्रेजेंट कर सके, जो सिस्टम के अगेंस्ट बोले, जो ताकत से चीजों को ठीक करे। और फिर यही फॉर्मूला हिट हो गया, ब्लॉकबस्टर हो गया। लोग थिएटर्स में लाइन लगाने लगे थे ऐसी पिक्चरों और ऐसे कैरेक्टर्स को देखने के लिए। फिर इसके बाद लाइन से आई दीवार, शोले, डॉन, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर। हर मूवी में अमिताभ बच्चन यही एंग्री मैन बनते रहे और हर मूवी सुपर हिट हो गई। इस शिफ्ट से फर्क क्या पड़ा? अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस टाइम का एंग्री यंग मैन आज के टॉक्सिक हीरो से फंडामेंटली डिफरेंट था, बहुत अलग था। विजय या शोले के जय वीरू वायलेंट थे, हाँ बिल्कुल थे, पर उनकी वायलेंस का एक जस्टिफिकेशन था। वो रॉबिन हुड टाइप कैरेक्टर्स थे, वो गरीबों की हेल्प करते थे, करप्ट लोगों के अगेंस्ट लड़ते थे, औरतों के साथ पूरी इज्जत से पेश आते थे। जंजीर में प्रकाश मेहरा ने डिलिबरेटली दिखाया कि विजय का गुस्सा जस्टिफाइड है, उसके पेरेंट्स को बचपन में मार दिया गया था, वो सिस्टम के थ्रू जस्टिस नहीं पा पाया तो उसने अपने हाथ में ले लिया इस जस्टिस के पूरे तरीके को। शोले में जय और वीरू वायलेंट क्रिमिनल्स बन गए क्योंकि सोसाइटी ने उन्हें बाहर निकाल फेंका, आउटकास्ट बना दिया। पर जब ठाकुर उन्हें एक पर्पस देता है गब्बर को हराने का, तो वो हीरोज बन जाते हैं, उनके पास एक मकसद होता है। दीवार में वही विजय अमिताभ बच्चन स्मगलर बन जाते हैं और वही दूसरी तरफ उनका भाई पुलिस ऑफिसर बन जाता है जो उन्हीं को कैच करने की, उन्हीं को पकड़ने की कोशिश करता है। मूवी क्लियरली स्टैब्लिश करती है कि विजय गलत रास्ते पर है, चाहे उसके रीजन सिंपैथेटिक हो या कैसे भी हो। ये मूवीज उस टाइम पर एक सोशल कमेंट्री का काम करती थी। वो एंगर को, गुस्से को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे थे, वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे, पारदर्शिता ला रहे थे सिनेमा और असल जिंदगी में। और फिर आया 90s और 2000 का रोमांस का दौर। 90s और अर्ली 2000s में बॉलीवुड का टोन कंप्लीटली चेंज हो गया। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान आए, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा टाइप फिल्म मेकर्स भी आए। रोमांस, फैमिली वैल्यूज, कॉमेडी, ये थीम्स डोमिनेंट हो गए। डीडीएलजे, कुछ कुछ होता है, हम आपके है कौन, ये सब फैमिली एंटरटेनर्स थे उस टाइम के। पर दोस्तों यहाँ पे भी टॉक्सिक पैटर्न्स छुप के आ रहे थे, सटल थे पर प्रेजेंट थे। मैं बताता हूँ कैसे। डीडीएलजे में राज यानी कि शाहरुख खान लिटरली सिमरन को स्टॉक करते हैं, स्विट्जरलैंड में उसका पीछा करते हैं जब वो साफ ना बोल चुकी होती है। डर में शाहरुख खान एक साइकोपैथिक स्टॉकर प्ले करते हैं, पर उनको इतना चार्मिंग दिखाया गया है कि ऑडियंस को सिंपैथी आ गई उन्हें देख के। अभी हाल ही में कुछ साल पहले रांझना में भी कुंदन अपने प्यार मोहब्बत
इश्क जोया के लिए इतने ऑब्सेस्ड हैं कि उसकी सारी बातें मानते हैं, उसके लिए अपना घर छोड़ते हैं, लेकिन जब वो मना करती है तो भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। ये परसिस्टेंट लवर का जो ट्रोप था वो डेंजरस था, क्योंकि स्टॉकिंग को नॉर्मलाइज किया जा रहा था इन सारी कहानियों में। अब आते हैं आज के प्रेजेंट टॉक्सिक फॉर्मूला की ओर। 2019 में संदीप रेड्डी वांगा नाम के एक डायरेक्टर तेलुगु से बॉलीवुड में आते हैं अपनी फिल्म अर्जुन रेड्डी के रीमेक के साथ। मूवी का नाम क्या रखा गया? कबीर सिंह। स्टार कौन थे? शाहिद कपूर। और दोस्तों ये मूवी एक वाटरशेड मोमेंट थी बॉलीवुड में। क्यों? क्योंकि इस मूवी ने ओपनली टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को ग्लोरीफाई किया, बिना किसी जस्टिफिकेशन के, वो भी बिना किसी सोशल कमेंट्री के। कबीर सिंह था कौन? एक टैलेंटेड सर्जन जो अपनी जूनियर प्रीति को देख के डिसाइड कर लेता है ये मेरी है। लिटरली मूवी में डायलॉग है, मेरे से पहले किसी ने उसको हाथ भी नहीं लगाना है, वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो प्रीति को एक तरफ अलाउ नहीं करता उसके खुद के दोस्त बनाने के लिए, उसे चाटे मारता है, कंट्रोल करता है हर लेवल पे, ड्रग्स भी लेता है, वायलेंस करता है उसके साथ। और जब प्रीति की जबरदस्ती शादी होनी होती है तो कम्प्लीटली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बन जाता है, जैसे उसकी प्रॉपर्टी छीन ली गई हो उससे। प्रीति, उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट का क्या? ऑलमोस्ट नन। उस पे डायलॉग्स कितने थे? बहुत कम, वो भी बस कबीर की ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई जाती है पूरी की पूरी मूवी में। और मूवी के बाद इस सब के बीच में क्रिटिक्स ने क्या किया? बिल्कुल है, लाजमी सी बात है कि पिक्चर को बहुत स्लैम किया गया, मिसोजिनिस्टिक बुलाया गया, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का ग्लोरिफिकेशन बताया गया। मगर हम ऑडियंस ने, लोगों ने क्या किया? ऑडियंस ने 379 करोड़ रुपए की कमाई करवा दी वर्ल्ड वाइड, मूवी को बना दी सुपर डुपर हिट। फिर आई 2023 में वही सेम डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की नई पिक्चर एनिमल। इस बार स्टार थे रणबीर कपूर। और दोस्तों अगर कबीर सिंह टॉक्सिक था तो एनिमल उससे 10 कदम आगे था। रणविजय सिंह एक कैरेक्टर जो अपने फादर के लिए इतने ऑब्सेस्ड है कि वो पूरी दुनिया को जलाने को तैयार है। वो लिटरली लोगों को मार डालते हैं। और उनके रिलेशनशिप्स के बारे में क्या ही कहना औरतों के साथ, प्योरली फिजिकल एंड ऑब्जेक्टिफाइंग। एक सीन था जिसमें वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि वो उनकी प्रॉपर्टी है, और एक सीन था जिसमें वो गन लेके अपनी वाइफ को थ्रेटन भी करने लगते हैं जस्ट आउट ऑफ जेलेसी। वायलेंस एक्सट्रीम। एक सीन में वो लोगों को कुल्हाड़ी से मार रहे हैं और वही स्लो मोशन में उसको बहुत हीरोइकली दिखाया गया। क्रिटिक्स ने फिर स्लैम किया, फेमिनिस्ट ग्रुप ने फिर प्रोटेस्ट किया, सोशल मीडिया पे डिबेट्स हुए, पर वही वापस बॉक्स ऑफिस में हमने 917 करोड़ रुपए कमवा दिए। रणबीर कपूर का करियर चमक पड़ा, हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी। और ये सिर्फ हिंदी सिनेमा में पैटर्न नहीं देखा जा रहा, ये पैटर्न पैन इंडिया देखा जा रहा है। 2018 में आई केजीएफ, रॉकी भाई, एक गैंगस्टर जो दुनिया को अपने पैरों तले रखना चाहते थे। औरतें बस उनके लिए प्रेस्टीज का सिंबल, वायलेंस को उनकी ग्लोरीफाई किया गया। बॉक्स ऑफिस चैप्टर 1 250 करोड़, चैप्टर 2 1250 करोड़ वर्ल्ड वाइड। फिर आई पुष्पा 2019 में, फिर 2021 में पुष्पा राज, एक स्मगलर जो हर किसी को अपनी पावर दिखाता है। उनका फेमस डायलॉग था, मैं झुकेगा नहीं। हीरोइन श्रीवल्ली को वो लिटरली पे करता है किस करने के लिए। और ये देख के हमने क्या किया? पार्ट 1 365 करोड़ वर्ल्ड वाइड, पार्ट 2 2024 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग के साथ। फिर 2023 में सालार नाम की पिक्चर आई थी, प्रभास की फिल्म अबाउट अ वायलेंट वॉरियर। सिमिलर पैटर्न देखने को मिला और उस पैटर्न के बावजूद हमने दे दिए 615 करोड़ वर्ल्ड वाइड। अब एक बार आइए फॉर्मूला जो है, टॉक्सिक फॉर्मूला जो पैटर्न बना हुआ उसका ब्रेक डाउन करते हैं। अब देखते हैं कि ये पैटर्न एग्जैक्टली है क्या। पहला, हाइपर मैस्कुलिन प्रोटैगनिस्ट, मसल्स, अग्रेशन, एंगर, ये सब आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ मैस्कुलिनिटी दिखाता है। इमोशनल वल्नरेबिलिटी 0, रोना वीकनेस है, टेंडरनेस अनमैनली है। दूसरा, औरतों को पोजेशन की तरह ट्रीट करना। हीरोइंस को कोई इंडिपेंडेंट आर्क नहीं देना है, वो सिर्फ हीरो को कंप्लीट करने के लिए एग्जिस्ट करती हैं। उनकी कंसेंट ऑप्शनल, हीरो उन्हें क्लेम करता है, कर सकता है, ये फिल्में वो दिखाती है। तीसरा है वायलेंस को सॉल्यूशन की तरह दिखाना। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है माफी, डायलॉग से नहीं, धमकी से, नेगोशिएशन से नहीं, डोमिनेशन से। मार दो तो बात ना माने तो। चौथा है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को रोमांस दिखाना। ऑब्सेशन को लव दिखाया जाता है, स्टॉकिंग को परसिस्टेंस दिखाई जाती है, कंट्रोल को केयर दिखाया जाता है, पॉसेसिवनेस को प्रोटेक्शन दिखाई जाती है। पांचवा है जीरो कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ नहीं होता, हीरो कुछ भी करे, असॉल्ट करे, मर्डर करे, अब्यूज करे, उसको हीरो ही दिखाया जाएगा। सोसाइटी उसको पनिश नहीं करती बल्कि उल्टा सेलिब्रेट करती है। और सबसे एंड में सबसे इंपॉर्टेंट, अल्फा मेल ग्लोरिफिकेशन। हीरो को असली मर्द दिखाया जाता है, सेंसिटिविटी को वीकनेस, कमजोरी दिखाया जाता है, अग्रेशन को ही जो है असली बल, पावर दिखाया जाता है। अब एक बार इन पिक्चरों के नंबर्स गेम, बॉक्स ऑफिस गेम की तरफ रुख मोड़ते हैं। बात करते हैं पैसों, क्योंकि अल्टीमेटली बॉलीवुड एक इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री को चाहिए भाई साहब प्रॉफिट। देखिए 2023 की टॉप 5 बॉलीवुड फिल्में बताता हूँ मैं आप। जवान, शाहरुख खान की 1160 करोड़ वर्ल्ड वाइड एक्शन फिल्म विद स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिनिटी। पठान, वापस शाहरुख खान की 1050 करोड़ स्पाई थ्रिलर, माचो हीरो। एनिमल, रणबीर कपूर की 917 करोड़ ओपनली टॉक्सिक। गदर 2, सनी देओल 685 करोड़ ओवर द टॉप
मैस्कुलिन हीरो। रॉकी और रानी रणवीर आलिया की पिक्चर 355 करोड़। आयरॉनिकली ये लिस्ट में सबसे कम अर्निंग करने वाली पिक्चर थी और ये वो फिल्म थी जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को चैलेंज करती। तो आप समझ जाइए पैटर्न क्या है। 2023 में बॉलीवुड ने टोटल 1.3 बिलियन डॉलर्स कमाए। एक वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स रहा इनका और ऑलमोस्ट सब टॉप ओपनर्स जो थे, लेकिन इस साल में हाइपर मैस्कुलिन फिल्म्स थे। ये कोई रैंडम कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है दोस्तों, ये एक पैटर्न है। अब इस पैटर्न का टारगेट ऑडियंस कौन है? अगला सवाल ये है कि कौन देख रहा है ये मूवीज और क्यों। जो प्राइमरी टारगेट ऑडियंस है वो है जवान मर्द, स्पेशली टियर 2 और टियर 3 सिटी से 18 से 35 साल के बीच के आदमी। ये डेमोग्राफिक हिस्टोरिकली फील करता है डिसएनफ्रेंचाइज्ड, जॉब्स नहीं मिल रही, सक्सेस दूर लग रहा है, सोसाइटी में पावर नहीं है, और ऐसी मूवीज उन्हें एक फैंटेसी प्रोवाइड करती हैं। पावर की फैंटेसी, कंट्रोल की फैंटेसी, एक हीरो जो सब कुछ अपने दम पे करता है, जो रूल्स तोड़ सकता है, जो हर किसी के आगे है। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स बताते हैं कि एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्म्स ने मास सेंटर्स में, सिंगल स्क्रीन स्मॉल टाउन्स में एक्सप्लोसिव ओपनिंग करी। मल्टीप्लेक्सेस में भी अच्छी थी पर असली गोल्ड माइन था छोटे शहरों की सिंगल स्क्रीनों में। और देखता है कि कैसे मार्केट किया जाता है इन फिल्मों को। ट्रेलर्स में क्या दिखाया जाता है? आमतौर पर वायलेंस दिखाया जाता है, थोड़ा स्वैग, थोड़ा एटीट्यूड, पावरफुल डायलॉग्स, मैं किसी का बाप नहीं हूँ जैसे लाइंस दिखाए जाते हैं। म्यूजिक में क्या दिखाया जाता है? अग्रेसिव बीट्स, हेवी लिरिक्स अबाउट डोमिनेंस एंड पावर। अर्जुन वेली फ्रॉम एनिमल, जमाल कुडू फ्रॉम एनिमल, ओ अंटवा फ्रॉम पुष्पा, ये सब मेल गेज के लिए डिजाइन किए गए गाने और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सोशल मीडिया पे मीम्स बनते हैं, रील्स बनते हैं, स्टेटस वीडियोस बनते हैं। आम आदमी, आम जवान आदमी इन्हें शेयर करता है। ये कंटेंट अपनी आइडेंटिटी के तरह दिखाता है ऑनलाइन। स्टार पावर बिल्कुल है। रणबीर, शाहिद, अल्लू अर्जुन, यश, इन्हें प्रोजेक्ट किया जाता है एज असली आदमी, असली मर्द। इंटरव्यूज में वो डिफेंड करते हैं अपने कैरेक्टर्स को। इट्स जस्ट अ कैरेक्टर, डोंट टेक इट सीरियसली, इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट, उनका कहना रहता है। प्रोड्यूसर्स का भी अपना ही एक अलग पर्सपेक्टिव है। एज प्रोड्यूसर उनका पीओवी समझते हैं। एक प्रोड्यूसर के लिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथमेटिक्स, अगर एक फॉर्मूला कंसिस्टेंटली पैसे कमा के दे रहा है उन्हें, तो वो उसी पे इन्वेस्ट करेंगे। एनिमल का बजट था 200 करोड़, रिटर्न में क्या मिला? 917 करोड़, 360% का फायदा। बिजनेस टर्म्स में इसे सुपर हिट कहते हैं। कबीर सिंह का बजट था 60 करोड़, रिटर्न में मिला 380 करोड़ के आसपास, 530% प्रॉफिट, ब्लॉकबस्टर। और वहीं हम अगर इन पिक्चरों को क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्मों से कंपेयर करें तो अक्टूबर, वरुण धवन, सेंसिटिव पोर्ट्रेयल, पिट गई पिक्चर। लूडो, अच्छी खासी स्टार कास्ट, ओटीटी रिलीज हुई। आर्टिकल 15 सोशल इशू पे थी लेकिन सक्सेस मॉडरेट रही। मार्केट क्लियर सिग्नल दे रहा है, टॉक्सिक फॉर्मूला बिकता है, सेंसिटिविटी, संवेदना नहीं बिकती है। तो प्रोड्यूसर्स का लॉजिक सिंपल है, हम बिजनेस कर रहे हैं, सोशल सर्विस नहीं। सवाल यही आता है कि क्या सिर्फ बॉलीवुड की प्रॉब्लम है ये, या फिर एक ग्लोबल फेनोमेनन है? ऑनेस्टली बोलूं तो हॉलीवुड में भी ये पैटर्न हिस्टोरिकली देखा जा सकता है और भी बहुत ज्यादा एक्सटेंड तक। 1980s के एक्शन हीरोज को अगर देखा जाए तो सिल्वेस्टर स्टेलोन, रैम्बो का रोल जिन्होंने प्ले किया था, आर्नल्ड, टर्मिनेटर, प्रेडेटर प्ले करने वाले, ब्रूस विलिस, डाई हार्ड वाले, ये सब हाइपर मैस्कुलिन कैरेक्टर्स थे। वायलेंस, मसल्स, मिनिमल इमोशंस। 1976 की टैक्सी ड्राइवर ट्रेविस बिकल एक टॉक्सिक मैस्कुलिन कैरेक्टर था। स्कारफेस 1983 में टोनी मोंटाना भी वैसे ही थे। फाइट क्लब में टाइलर डर्डन, ये सब कॉम्प्लेक्स पोर्ट्रेयल्स रहे हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को दिखाने वाले। लेकिन इन केसेस में फंडामेंटल डिफरेंस था इंटेंट का। हॉलीवुड में जब भी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिखाते हैं तो वो ओपन क्रिटिक होता है। फाइट क्लब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को एक्सपोज करता है एज हॉलो, टैक्सी ड्राइवर शो करता है मेंटल इलनेस और एलियनेशन, रेजिंग बुल शो करता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन। कैरेक्टर्स को ग्लोरीफाई नहीं किया जाता हॉलीवुड में, जाता है तो प्योरली उनके फ्लॉज को हाईलाइट किया जाता है। एंडिंग्स में कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उनके हर कर्म के। बॉलीवुड में हीरो की विक्ट्री होती है, उसका टॉक्सिक बिहेवियर जस्टिफाई हो जाता है या तो अंत में सेलिब्रेट होने लगता है। और वहीं बाकी वर्ल्ड सिनेमा भी कुछ इस प्रकार का ही अप्रोच रखता है ऐसे कैरेक्टर्स की तरफ। तो फंडामेंटल डिफरेंस क्या है वर्ल्ड सिनेमा और करंट बॉलीवुड इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में? पहला है कॉम्प्लेक्सिटी। वर्ल्ड सिनेमा में टॉक्सिक मैस्कुलिन कैरेक्टर्स मल्टी डायमेंशनल होते हैं। बॉलीवुड में वो ऑफन वन नोट वाले होते हैं, वन साइडेड होते हैं, बस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, डोमिनेंट होने चाहिए, अग्रेसिव होने चाहिए। दूसरा यह है कि क्रिटिक वर्सेस ग्लोरिफिकेशन का भी अंतर है। वर्ल्ड सिनेमा टॉक्सिक बिहेवियर को क्रिटिसाइज करता है, बॉलीवुड उसको सेलिब्रेट करता है। कॉन्सिक्वेंसेस का भी फर्क है। वर्ल्ड सिनेमा में एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बॉलीवुड में हीरो को बचा लिया जाता है, आखिर में सेलिब्रेट किया जाता है। औरतों को लेके भी नजरिया अलग है। वर्ल्ड सिनेमा में औरतों के कैरेक्टर्स में एक आर्क होता है, बॉलीवुड में मोस्टली कैरेक्टर्स को सिर्फ एक प्रॉप बना के रखा जाता है। पर ये सब जनरलाइजेशंस है, बॉलीवुड में भी एक्सेप्शंस है और हॉलीवुड में भी टॉक्सिक फिल्म्स बनती हैं, कभी कभी इंडिया से ज्यादा, बॉलीवुड से ज्यादा। अब आइए एक नजर डालते हैं इसके इम्पैक्ट और फ्यूचर पर। सबसे
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी पे। रिसर्च स्टडीज दिखाती हैं कि मीडिया कंजम्पशन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। जॉर्ज गर्बनर का कल्टीवेशन थ्योरी कहता है कि अगर तुम रेगुलरली सर्टेन कंटेंट देख रहे हो तो तुम्हारा वर्ल्ड व्यू उसी से शेप होता है, और इंडिया में हम देख भी रहे हैं इसके प्रैक्टिकल इफेक्ट। पहला तो डेटिंग और रिलेशनशिप्स में देखा जा रहा है, यंग मैन एक्सपेक्ट करते हैं कि विमेन उनकी नो का मतलब कन्विंस मी मोर समझ रही हैं। स्टॉकिंग को रोमांटिक परसिस्टेंस समझा जाता है, पॉसेसिवनेस को प्यार समझा जाता है। स्टडीज ये भी शो करती हैं कि कबीर सिंह और एनिमल रिलीज के बाद थेरेपिस्ट ने इंक्रीज देखा कपल्स के थेरेपी केसेस में, जहां औरतें कंप्लेन कर रही थी कि उनके पार्टनर्स अब्यूसिव बिहेवियर को जस्टिफाई करने लगे हैं इन्हीं पिक्चरों का रेफरेंस देके। दूसरा ये कि वायलेंस को नॉर्मलाइज किया जाता है और आगे होगा भी। अगर हीरो वायलेंस से प्रॉब्लम सॉल्व करता है और सेलिब्रेट किया जाता है अंत में, तो जवान मर्द सोचते हैं ये एक्सेप्टेबल है, ये हम भी कर सकते हैं। कैंपस वायलेंस, रोड रेज इंसिडेंट्स, ये सब इंक्रीज हो रहे हैं और ऑफन परपेट्रेटर्स हीरो वर्शिप करते हैं इन टॉक्सिक कैरेक्टर्स को। तीसरा आता है जेंडर डायनामिक्स। औरतों को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करना नॉर्मल दिखाया जा रहा है इन पिक्चरों में। उनका कंसेंट ऑप्शनल है, उनकी चॉइसेस मैटर ही नहीं करती। चौथा है मेंटल हेल्थ स्टिग्मा। रियल मेन डोंट क्राई मेंटालिटी रीइंफोर्स हो रही है। मेन आदमी अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, थेरेपी सीख नहीं करते, और ये सुसाइड रेट्स बढ़ा रहा है कहीं ना कहीं। WHO का डेटा भी बताता है कि इंडिया में मेल सुसाइड रेट कंसर्निंग और एक फैक्टर है इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस इमोशंस का, हेल्प ना मांगने की कमजोरी दिखा रहा है। इसके खिलाफ में कुछ मूवमेंट्स भी आए हैं, पर दोस्तों सब कुछ इतना डार्क नहीं है, काउंटर मूवमेंट्स भी आ रहे हैं इन चीजों के लिए। कुछ फिल्म मेकर्स डिलिबरेटली टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को चैलेंज कर रहे हैं अपनी पिक्चरों में। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देख लीजिए, करण जौहर ने ट्रेडिशनल मैस्कुलिन स्टीरियोटाइप्स को सबवर्ट किया। रणवीर का कैरेक्टर रॉकी ट्रेडिशनल मैस्कुलिन एक्सपेक्टेशंस से स्ट्रगल करता है और सीखता है कि मैस्कुलिनिटी फ्लेक्सिबल हो सकती है। वहीं शुभ मंगल ज्यादा सावधान में आयुष्मान खुराना ने ये कैरेक्टर प्ले किया ओपनली, चैलेंजिंग हेटेरोनॉर्मेटिव मैस्कुलिनिटी। आर्टिकल 15 में आयुष्मान ने फिर से सेंसिटिव और सोशली कॉन्शियस कॉप बने, जो सिस्टम को इंटेलेक्चुअली चैलेंज करता है, फिजिकली नहीं। तापसी पन्नू की फिल्में जैसे थप्पड़ डायरेक्टली एड्रेस करती हैं डोमेस्टिक वायलेंस और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को। अब आने वाले फ्यूचर में क्या देखा जा सकता है, क्या होगा आगे? एनालिसिस ये है कि अगले 5 से 10 सालों में एक स्प्लिट देखेंगे हम बॉलीवुड में। एक सेगमेंट विल कंटिन्यू मेकिंग टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी फिल्म्स, क्योंकि वो कमर्शियली वायबल है, स्पेशली फॉर मास मार्केट और टियर 2-3 सिटीज के लिए। दूसरा सेगमेंट विल मेक मोर नुआंस प्रोग्रेसिव कंटेंट फॉर अर्बन एजुकेटेड ऑडियंसेस और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए। जेनजी ऑडियंस जो अभी इमर्जिंग है, वो ज्यादा अवेयर है टॉक्सिक पैटर्न्स के बारे में। सोशल मीडिया पे वो कॉल आउट भी करती है प्रॉब्लमेटिक कंटेंट को। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम, उनके डेटा भी शो करते हैं कि ऑडियंसेस अप्रिशिएट करता है कॉम्प्लेक्स, फ्लॉड बट नॉन टॉक्सिक कैरेक्टर्स को। इंटरनेशनल को प्रोडक्शंस भी बढ़ रहे हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स आने लगे हैं। फिल्म फेस्टिवल्स में इंडियन फिल्म्स जा रही हैं और वहां पे ये टॉक्सिक पोर्ट्रेयल्स एक्सेप्टेबल नहीं है, ये अवार्ड्स नहीं ला रही हैं, अवार्ड्स नुआंस फिल्में ला रही हैं। रेगुलेशंस भी आ सकते हैं शायद। CBSE ऑलरेडी A सर्टिफिकेट दे रही है ऐसी पिक्चरों को। फ्यूचर में स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस आए शायद और बेहतर पिक्चर देखने मिले हमें। अब एज ऑडियंस हम क्या कर सकते हैं? अनटाइमली चेंज जो है हमसे ही आएगा। पहले तो कॉन्शियस कंज्यूमर्स बनिए। जब हम टिकट खरीदते हैं तो हम वोट दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये कंटेंट एक्सेप्टेबल है। दूसरा है कॉल आउट करिए प्रॉब्लमेटिक कंटेंट को सोशल मीडिया पे, कॉन्वर्सेशंस में। स्पीक अप, नॉर्मलाइज करो क्रिटिसाइजिंग टॉक्सिक पोर्ट्रेयल्स को। तीसरा ये है कि सपोर्ट करे प्रोग्रेसिव कंटेंट को। जब अच्छी फिल्में आती हैं उन्हें थिएटर में देखने जाइए, उन्हें प्रमोट करिए, तभी बढ़ावा मिलेगा। चौथा है कि एजुकेट करें अपने जवान भाइयों को, कजिन्स को, दोस्तों को, उनसे बात करिए, एक्सप्लेन करिए कि सिनेमा और रियलिटी में फर्क है। सिनेमा का काम आपको इंस्पायर करना नहीं है। पांचवा है डिमांड बेटर। फिल्म मेकर्स, एक्टर्स को ट्विटर, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, टेल देम कि आपको बेटर रिप्रेजेंटेशन चाहिए, एक बैलेंस्ड व्यू के लिए। अब बात यह है कि सारी गलती सिर्फ पिक्चर बनाने वालों की नहीं है, यहाँ पर एक बैलेंस पर्सपेक्टिव भी रखना बहुत जरूरी है। सिनेमा मिरर है सोसाइटी का। अगर सोसाइटी में ये टेंडेंसीज हैं तो सिनेमा उन्हें ऑब्वियस बात रिफ्लेक्ट करेगा। ब्लेमिंग सिर्फ सिनेमा को ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। बाकी एंटरटेनमेंट में एस्केपिज्म का रोल है। सब कुछ सोशल मैसेज नहीं होना चाहिए, पर लाइन तो कहीं ना कहीं ड्रॉ करनी पड़ेगी। कहाँ तक एस्केपिज्म एक्सेप्टेबल है और कहाँ से हार्मफुल हो रहा है, ये फैसला हमें और आपको करना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। फिल्म मेकर्स को आर्टिस्टिक फ्रीडम देनी चाहिए, मिलनी चाहिए, पर विद फ्रीडम कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली जब इन्फ्लुएंस इतना मैसिव हो। बाकी अंत में यही थी बॉलीवुड की टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी फॉर्मूला की कहानी। एक फॉर्मूला जो 1970s के जस्टिफाइड एंगर से शुरू हुआ और 2020 तक आके प्योर ग्लोरिफिकेशन बन गया। हमने देखा कि कैसे ये फॉर्मूला बॉक्स ऑफिस पे पैसे कमा रहा है, कैसे इसका पैटर्न कंसिस्टेंट है, हाइपर मैस्कुलिनिटी, वायलेंस ग्लोरिफिकेशन, विमेन एज ऑब्जेक्ट्स, वो भी जीरो कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। हमने कंपेयर किया वर्ल्ड सिनेमा से और देखा कि ग्लोबली ये प्रॉब्लम है पर अप्रोच
अप्रोच अलग है, क्रिटिक वर्सेस सेलिब्रेशन में फर्क है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये हमने देखा कि इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होगा, कैसे ये जवान आदमियों के बिहेवियर और एटीट्यूड को शेप कर रहा है, कैसे ये जेंडर डायनेमिक्स और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। देखिए फ्यूचर मिक्स्ड है, एक तरफ कमर्शियल प्रेशर्स हैं लेकिन दूसरी तरफ सोशल अवेयरनेस भी बढ़ रही है। पर अल्टीमेट पावर है आपके और हमारे हाथ में, ऑडियंसेस के हाथ में, क्रिटिक्स के हाथ में, फिल्म मेकर्स के हाथ में, जो रिस्पॉन्सिबल कंटेंट बनाने को डिसाइड कर रही है। सिनेमा एक पावरफुल मीडियम है, ये सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है पर शेप भी करता है। और जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते एज क्रिएटर्स एंड एज कंज्यूमर्स, ये साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई एनिमल या कबीर सिंह टाइप फिल्म का ट्रेलर देखिए तो थोड़ा रुकिए, सोचिए, क्वेश्चन करिए और फिर डिसाइड करिए क्या मैं इस नैरेटिव को सपोर्ट करना चाहता हूँ या नहीं। ये दोस्तों एंटरटेनमेंट और वैल्यूज के बीच एक बैलेंस होना चाहिए और वो बैलेंस मेंटेन करना तो हमें और आपको ही है। और अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स में अपने थॉट्स बताइए कि क्या आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। बाकी लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। बाकी ऐसे ही कंटेंट के लिए देखते रहिए FDB। दिस इज मृणाल कुमार साइनिंग आउट।